गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको आज हमारी जा रही है। आ जाओ भाई सब लोग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत लेट कर दिए यार। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। लेट हो गया गुड है। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको आज हमारी जा रही है। आज चलो भाई आ जाओ। हाँ, जय माँ सरस्वती। सबको गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अरे तो कोई बात नहीं भाई, आप आराम से बैठ के पढ़ो ना, हम हैं ना आपके लिए। आप लोग बस पढ़ो, हम लोग आपके लिए हैं। आप लोग रजाई में बने रहो, रजाई में जिसको कहते हैं ना, रजाई गद्दा जो भी हो, आप ओढ़ के उसी में पड़े रहो। हम हैं आपके लिए, क्लास ला रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। कई दिनों से क्लास क्यों नहीं चल रही है? अरे कई दिन से कहाँ चल नहीं हो रहा भैया। संडे थी क्लास, और क्या। जय माँ सरस्वती भाई। चलो। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। जय माँ सरस्वती। हाँ ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए। ठीक है भाई। चल। लेक्चर नंबर 3 कहाँ गया गुरुजी? अरे भैया, लेक्चर नंबर 3 ये नहीं है, गलती से वो लेक्चर नंबर 4 हो गया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। ठीक है। हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने आपको बताया था। इसके बारे में हमारी चर्चाएं हुई थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ी हम लोग बात किए थे ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात क्या करते हैं? हम कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग क्या कहते हैं भाई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी भी अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं भाई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं भाई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, क्या बोलते हैं भाई? ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के अभिकारक के केवल
एक सांद्रता पर निर्भर करती है, केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, केवल एक सांद्रता पर निर्भर करेगी, उसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब बात को समझिए, यहां तक चीजें हमने कराई थी आपको। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने कराया था आपको कि सभी रेडियो एक्टिव विघटन, सभी रेडियो एक्टिव विघटन इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, जैसे हमने बताया था, आप ले लीजिए यूरेनियम 9238, इसमें से एक अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का क्या होता है भाई, नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, और हीलियम क्या होता है 2He4। तो एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, ये हो जाता है 90, और 90 होता किसका है, थोरियम का, और यह हो जाएगा 234। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं भाई, हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीजें थी। ठीक है, आगे चलते थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग व्यंजक लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक, समाकलित व्यंजक। प्रथम कोटि की अच्छा, दोबारा क्यों बताते हैं, नहीं जो पीछे का रहता है हम सोचते हैं एक बार रिवाइज कर दे। ठीक है, चलिए, तो यहां से आज शुरुआत करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण समीकरण। ठीक है ना, ठीक है ना, अब यहां से हम लोग बात करते हैं, वहां तक की चीजें हमने बता दी थी। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, पहली चीज हम जान गए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह है जो अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है सर, चलिए, तो जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो हम मान सकते हैं कि A इक्वल टू उत्पाद बन रहा है। हम क्या मान लेंगे भाई, ए रिएक्शन उत्पाद, मतलब ए कोई अभिकारक है जो कि उत्पाद में बदल रहा है। ये चीज मान लेंगे सब लोग, बहुत ही अच्छे से मान लेंगे। ठीक है, ठीक, कोई लेट होने की जरूरत नहीं, सही है। ठीक है, हाँ, राजू राजू पंजाबी कह रहे हैं सर ये रिकॉर्ड क्लास है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, ये 10 साल पहले का क्लास रिकॉर्ड करके रखा गया, आपको चला के दिखाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं आप स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो, ए से क्या हो रहा है, ए से उत्पाद में बदल रहा है, तो हम अभिक्रिया की दर जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, अभिक्रिया की दर जानते हैं।
क्या जानते हैं? अभिक्रिया की दर किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। इसके लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई? डी ए बाई डी टी। क्या लिख देंगे हम लोग? डी ए बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिख देंगे भाई? डी ए बाई डी टी। अब ध्यान दीजिए, ये अभिकारक है ना, ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। जब अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी बच्चा तो हम माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे भाई? समय के साथ घटेगी तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब देखो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है? अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है? हमने आपको बताया था कि R इक्वल, बस करना क्या ऐसे, वेग नियम क्या होता है? R प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। R प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A। R प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता जिस पर वह निर्भर करता है और इसका घात कितना होना चाहिए? 1 होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या है? एक घात पर निर्भर कर रहा है। समझो। तो भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो जो अभिक्रिया का वेग नियम है वो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो इसका घातवा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा भाई? 1। R प्रोपोर्शनल टू ए के पावर सांद्रता का घात कितना हो जाएगा? 1। तो भाई प्रोपोर्शनलिटियां साइनियां हटाते हैं तो कौन कांस्टेंट न जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट कितना जोड़ देंगे? के जोड़ लेंगे और या ए के पावर 1 हो जाएगा। इतना कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। ई लाइन लिख लेंगे कि नहीं आप लोग? जब यह वाली लाइन आप लिख लेंगे तब आगे क्या करेंगे भाई? ध्यान से देखिए, यह वाला देखिए R बराबर माइनस डी ए बाई डी टी है। R की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। अगले पेज पर चले। बोलो भाई, अगले पेज पर आ जाए तो क्या लिख देंगे हम लोग कि माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए, ऐसे बोल देंगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए। बोलो भाई। अब देखो ए को भेजो इधर, ए को भेजो इसके बटे में, ए को इसके बटे में भेजो तो क्या लिखेंगे? माइनस 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ऐसे कर लेंगे। बोलो भाई, यहां तक कर लोगे आराम से? इसको इसके हमने बटे में भेज दिया, आप लोग भी बटों में डालोगे। जब बटे में डाल दोगे तो बच्चा देखो इधर D2 को भेज दो इधर, dt को कहाँ भेज दो? इधर, मतलब a को लाओ इसके बटे में, dt को भेजो इधर। अब देखो करना क्या है, ध्यान दो। dt को इधर भेजो और a को बटे में भेजो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन हो जाएगा जब dt का गुणा हो जाता है। जब dt का क्या होता है भाई? गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर समाकलन हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर भाई? समाकलन करने पर। ठीक है। चलो आपको एक चीज हम यहाँ पर बताते हैं। हाँ घात 1 है, घात 1 है, घात 1 है। हाँ इसके घात 1 है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर नोट करिएगा कि 1 बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी एक्स, यह क्या होता है? लॉग एक्स होता है। ये आपको याद करना है, चाहे मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है भाई? लॉग एक्स होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है? लॉग एक्स होता है।
ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले हो, ये आपको आना चाहिए। 1/x का dx क्या होता है, देखो यहाँ पे, तो उसी के स्थान पे क्या 1/a dA लिखा है। सर एक को कहाँ, एक तो लिखे हैं, घात एक तो है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे ए 1 रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है नहीं है कोई मतलब थोड़ी है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 1/a dA लिखा है, यहाँ पे 1/x dx लिखा था, ठीक ठाक मिल रहा है, कोई दिक्कत तो अभी नहीं है। देखो 1/a dA है, 1/x dx है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो क्या लिख देंगे, माइनस log a, क्या लिख देंगे, माइनस log a लिख देंगे, बराबर बराबर क्या लिख देंगे भाई। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि भाई dt का समाकलन मतलब k का समाकलन कर नहीं सकते, k का समाकलन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे t⁻0 मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, t⁻0 मान लेंगे। जब t⁻0 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, k कांस्टेंट है, t के पावर 0 + 1 अपान 0 + 1, तो kt और प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं c हो जाएगा। जब भी हम लोग समाकलन करते हैं एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्यों कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्योंकि अवकलन में क्या होता है भाई, अवकलन जिसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं, अवकलन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है इसका हम लोग डिफरेंशियल 0 कर देते हैं। देखिए अवकलन में जो k होता है उसका डिफरेंशियल हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो समाकलन में उसी के स्थान पे कांस्टेंट c जोड़ते हैं, उसी के स्थान पे क्या करते हैं, c जोड़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो जो अवकलन में 0 किए रहते हैं उसी को यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं एज ए कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो हाँ, log a आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशन लगाते हैं, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या मानेंगे भाई, t = 0 है। इनिशियल कंडीशन में हम क्या मानेंगे, जब t = 0 होगा मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं आया। बस जब t बराबर हम लोग 0 मान लेंगे तो t = 0 पे होगा क्या, तो हम कहेंगे सर जो सांद्रता a है वह बराबर अप्रोच करे किसको, a0 को। जो सांद्रता a है वह a0 हो जाएगी, जो सांद्रता a है वो कितनी हो जाएगी, a0 हो जाएगी। तो अब उसी को उठा के इस समीकरण में रखो, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। तो यही सब मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो a के स्थान पे क्या करना है, a0 रखना है, a के स्थान पे क्या करना है, a0 रखना है। तो माइनस लॉग और a के स्थान पे रखना कितना है, a0। अब बराबर हो जाएगा k × t, मतलब k गुणे t का मान 0 प्लस का c, इतना हो जाएगा। इतना सब लोग कर दोगे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से यह वाला फैक्टर हो जाएगा 0, यह फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग a 0। यह c का मान निकला। अब इस c का मान, अब इस c का मान, भाई समाकलन कर दिए तो dt खत्म हो गया, समाकलन कर दिए तो dt खत्म हो गया। अब देखो इधर, अब इस c का मान समीकरण 1 में रख दो, इस c का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए, तो माइनस लॉग a, समीकरण 1 क्या है, माइनस लॉग a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kt
और इसका मान कितना है माइनस log A0। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब देखो माइनस लॉग है ना, क्या है माइनस लॉग है, इसको इधर लेकर आओ, इसको क्या करो इधर लेकर आओ। जब इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, क्या है कि log A0 माइनस log A बराबर KT। इतना कर लोगे भाई, इधर माइनस में है log A0, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर ही माइनस में है तो माइनस log A इक्वल टू KT। उधर कितना बच जाएगा, KT बच जाएगा। यहां तक ठीक है सबको। ठीक है, आप इसको समीकरण 2 बना लेना। यहां तक पहले ठीक है, तो बताओ अगर यहां तक, हाँ रिपीट वन मोर टाइम। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ, और दूसरी चीज ध्यान देंगे तो ये log E में है। जैसे कोई पूछ रहा था कि सर ये log किस में है, ये log E में है। ठीक है ना, log बेस E पर है। ठीक है भाई, चलिए ये अभी आपकी हम समस्या दूर कर देंगे। ध्यान दो, वंस अगेन कोई कर रहा है रिपीट। तो देखो हमने मान लिया का ए से कोई उत्पाद बन रहा है, ए से कोई उत्पाद कोई समीकरण बन रहा है, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस साइन क्या बताता है कि अभिकारक घट रहा है, माइनस साइन क्या बताता है कि अभिकारक घट रहा है। तो यह वाला फार्मूला हम लोग पढ़े, अभिक्रिया की दर बराबर आर बराबर माइनस डी आर बाई डी टी पढ़े थे, तो वहां पे आर की जगह ए है तो माइनस डी ए बाई डी टी हो गया। अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, आर प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे ए है तो कंसंट्रेशन आप ए लिख देंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो कोई के जोड़ देंगे, नियतांक जोड़ते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया, देखो इधर इन दोनों को बराबर कर दिया। देखो यह भी आर के बराबर है, यह भी आर के बराबर है, तो दोनों को बराबर करके लिख लेंगे। तो क्या लिख देंगे, दोनों आर के बराबर है तो हम लिखेंगे भाई माइनस डी ए बाई डी टी, और यह बराबर आर के है तो इधर कितना है के ए, कितना है के ए है, दोनों आर के बराबर है। तो जब दोनों आर के बराबर है तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, हम भी इसके वैल्यू को भी बराबर कर लेंगे। जब इसकी वैल्यू को बराबर कर लेंगे तो यही आएगा। अब देखो dt को भेजो यहाँ पे, dt को भेजो यहाँ पे, और a को भेजो इसके बटे में। जब a को भेजोगे इसके बटे में तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/a dA हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, के टी के पावर 0, मतलब t नहीं था यहाँ पे ना, समझो यहाँ पे देखो t है ही नहीं, तो t के पावर 0 मान लो अपने से, t के पावर 0 अपने से मान लो, और t के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है, इंटू डी टी कर लो। अब समाकलन में हम कहते हैं भाई जिसका समाकलन करते हैं उसके घात में एक तो जोड़ा जाता है और वही बटे में हो जाएगा, तो 0 + 1 मतलब t के पावर 1 आ जाएगा। तो देखो t हो जाएगा, t की पावर 1 मतलब t हो गया समाकलन में। और हमने बताया कि 1/x dx क्या होता है, log x होता है, तो log x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इनिशियल कंडीशन लगा दिए, t बराबर 0 पर क्या होगा, a होगा a0 के बराबर, तो वही मान रख दीजिए समीकरण 1 में, c की वैल्यू निकाल लीजिए। kt कैसे हुआ, देखो यहाँ पे k dt है, यहाँ पे दिक्कत है, देखो इधर इसको बच्चा k dt तो लिख ही सकते हो, समाकलन के लिए जानो यार कुछ ना। तो देखो समाकलन के लिए क्या होता है, हमने बताया y इक्वल टू अगर x के पावर n है और इसका क्या करना है dx करना है, तो y बराबर होगा x के पावर n + 1 अपान n+1, यह होता है, यह समाकलन होता है। तो देखो हमने कहा कि अगर कुछ नहीं है तो t के पावर 0 मानो, तो कहोगे क्या t के पावर 0 + 1, t के पावर क्या बोल लोगे, t के पावर 0 + 1 अपान 0 + 1, देखो कितना हो जाएगा, ये खाली t आएगा, खाली कितना आ जाएगा, t आएगा।
तो हो गया के पहले से था तो KT हो गया, प्लस कांस्टेंट अपने से जोड़ते हैं, जब कांस्टेंट अपने जोड़ेंगे C हो जाएगा। इस C का मान निकालना पड़ेगा। अब इस C का मान होगा कितना, तो ये इनिशियल कंडीशन लगाते हैं कि भाई जब t बराबर 0 हो तो साधारणतः a बराबर a0 होगा। साधारणतः a बराबर कितना हो जाएगा, a0 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाए समीकरण 1 से, देखो माइनस लॉग a बराबर k गुणे 0 प्लस c हो गया, मैंने वैल्यू रखा तो यहाँ पे ये वाला पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, तो c बराबर माइनस लॉग a मिलेगा। अब c का मान समीकरण 1 में फिर से रख दो, c का मान समीकरण 1 में फिर से रख दो, तो समीकरण 1 में फिर से रख देंगे तो माइनस लॉग a बराबर KT माइनस लॉग a 0, माइनस लॉग a 0 हो जाएगा। तो अब इसको लेकर आओ इधर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग a0 माइनस लॉग a इक्वल टू KT हो जाएगा। यहां तक हमने बताया। अब आगे चलते हैं इसके, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए तो यहां तक हो गया। चलो तो हम क्या लिख देंगे भाई, KT बर, अब ध्यान दो, लॉग m माइनस लॉग n बराबर, देखो इधर लॉग m बटे लॉग m बटे n बराबर यह फार्मूला होता है, लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n, यह वाला फार्मूला होता है। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो इधर लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n, यह फार्मूला होता है। ठीक है, चलो तो देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा है, KT बराबर लॉग a0 माइनस लॉग a लिखा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा भाई, KT बराबर, देखो हमने क्या बताया, m माइनस n, हमने क्या बताया m माइनस n, m माइनस n का मतलब क्या है भाई, m बटे n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यार, लॉग e m बटे n, और m के स्थान पे कितना है, a0 अपॉन n के स्थान पे कितना a है। कोई समस्या, पुष्पा प्रजापति करे सर एटीट्यूड मत करो, रिप्लाई करो। अरे समाकलन रखने पर dt हटाया नहीं, समाकलन करने से dt हट जाता है। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान दो भाई, तो यहाँ पे इस फार्मूले को लगा के इतना कर लेंगे, किसी को समस्या नहीं होगी। चल ठीक है भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम बार बार बोले कि लॉग ई है, लॉग ई है, तो देखो एक चीज और जानो, जब लॉग ई से 10 में चेंज करना हो, जब लॉग ई से लॉग 10 में चेंज करना होता है, तो सर हम करते क्या, 2.303 से इसमें गुणा कर देते हैं और लॉग बेस 10 हो जाता है। क्या, जब लॉग ई से, मतलब लॉग ई से बेस 10 में बदलना हो तो 2.303 से गुणा करते हैं, लॉग 10 में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KT बराबर 2.303 लॉग बेस 10 और ये a0 अपॉन a, यह हो जाएगा। किसी को समस्या है भाई, बोलो भाई, यहां तक ठीक है सबको। तो यहां से जब t का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा a0 अपॉन a। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या, ठीक है भाई।
तो यह समय मिल गया, आपको क्या मिल गया, समय या टाइम हमने निकाल लिया है। ठीक है भाई, अगर कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे। हमें तो नहीं लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो log m बाई n हमने बताया कि log m माइनस log n होता है, और e से 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। चलो भाई आगे चल रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट हेडिंग है अर्धायु काल, इंपोर्टेंट हेडिंग है अर्धायु काल। अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए, अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं किसी भी अभिक्रिया की आधी सांद्रता खत्म होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल। या फिर किसी भी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल। या कहते हैं किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का आधा खत्म होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल। बात समझ में आ रहा। तो हमने बताया था कि अर्धायु काल क्या होता है, टी हाफ होता है। और हमने अर्धायु काल पढ़ा है, वो भी शून्य अभिक्रिया के लिए। हमने अर्धायु काल पढ़ा है किसके लिए, शून्य अभिक्रिया के लिए। बात को समझिए, हमने अर्धायु काल पढ़ा था किसके लिए, शून्य अभिक्रिया के लिए पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। वहां पर अर्धायु काल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, और यहाँ पर अर्धायु काल किसके लिए पढ़ा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो यह अर्धायु काल है किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। यहां पर जो अर्धायु काल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। वहां पे जो पढ़े थे वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए था। अब ठीक है इतना, अब कुछ क्लियर हुआ। चलिए, तो देखो अर्धायु काल का डिफिनीशन तो वही है, अर्धायु काल का डिफिनीशन वही है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसके व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज, अर्धायु काल में क्या होगा, टी बराबर क्या होता है, यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा। अर्धायु काल में क्या होगा, जो टी रहता है वो कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। टी क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है। और जो सांद्रता रहती है वह प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। जो सांद्रता रहती है वह प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि भाई जो समय रहेगा, जो पूरी लाइफ का समय है वह कितना हो जाएगा, अर्धायु काल का मतलब आधा हो जाएगा। जो टी था वह टी हाफ हो जाएगा। तो जो सांद्रता ए थी, प्रारंभिक सांद्रता ए थी, उसी का आधा हो जाएगा, A0/2 हो जाएगी। इतना चीज क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, हमारे पास एक समीकरण आया है, T बराबर 2.303 अपान के log बेस 10 A0 अपान A। यह समीकरण हमने कहा किसके लिए पढ़ा है, यह समीकरण हमने किसके लिए पढ़ा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यह समीकरण हमने पढ़ रखा है। यह हमने समीकरण किसके लिए पढ़ रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने समीकरण पढ़ रखा है, तो इसी में सारा मान उठा के रख दो, अर्धायु काल का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं, तो टी के स्थान पे क्या रखना है सर, टी हाफ रखना है। टी के स्थान पे क्या रखना है, टी हाफ रखना है। और यहाँ पे 2.303 अपन के रहने देते हैं, इनटू log
बेस 10 है, A0 को कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, A लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे A लिखा है ना। अब इस A का मान कितना रखना है, इस A का मान सर रखना A0/2। तो A0/2 रख देंगे यहां पर। जैसे ही A0/2 रखेंगे सर A0 से कट जाएगा, A0 से कट जाएगा, दो कहां चला जाएगा भाई, ऊपर, दो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, T½ बराबर 2.303/K, और यहाँ पर हो जाएगा log2/10 पर। अब ध्यान दीजिए, इतना हम लोग कर लेंगे। अब दूसरी चीज आप जानिए कि सर log, जानिए log बेस 10 पर जो log2 का मान होता है 0.3010 होता है, यह मान होता है। कोई पूछेगा बेस 10 पर log2 का मान कितना होता है, तो 0.3010 होता है सर। यह log2 का मान हो गया, किसका मान हो गया, log2 का मान हो गया। जब log2 का मान हो गया तो log2 का मान यहीं पर रखेंगे ना भैया। जब log2 का मान रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तो T½ बराबर तो क्या लिखेंगे सर, T½ बराबर 2.303/K गुणे 0.3010 रख देंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब 2.303 का 0.303 का गुणा कर देंगे हम लोग किस में, 0.3010 में। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए। तो T½ बराबर ये आ जाएगा 0.693/K। यही T½ का यही अर्धायु काल का समीकरण है, यही अर्धायु काल का समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, बात समझ में आ रही, सबको बात समझ में आ रही हमारी। हाँ 0.693/K। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम 1 मिनट के लिए देख लेते हैं क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि भाई सबको आना चाहिए। सर क्लास कितने टाइम से चल रही, क्लास 7 बजे से चल रही है आज। उसको पढ़ा दियो, नहीं नहीं हमने पढ़ाया था भाई, देखिए जी हमने पढ़ाया था वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है सर, हाँ व्यंजक दोनों का अलग अलग आता है, उस वाले में लॉग नहीं आ रहा था बच्चा। ठीक है, हाँ, आज 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, वैसे हमारी क्लास 6:30 बजे से है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ऑल क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, ओके ओके। ठीक है, हाँ सबको गुड मॉर्निंग। हाँ लिखने का टाइम तो दे दिए, इतना टाइम तो है, अभी PDF भी सेंड कर देंगे, घबराओ नहीं, अभी PDF भी डाल देते हैं हम। ठीक है भाई, चलो चलो चले भाई आगे चलते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की
विशेषताएं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है सर, समाकलन समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखा जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं की बात करते हैं। तो पहली विशेषता इसकी क्या है? पहली विशेषता है सर इसका डिफिनीशन। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? तो पहली विशेषता इसकी डिफिनीशन ही है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह अभिकारक के एक घात के समानुपाती होती, मतलब एक घात पर निर्भर करती है। तो हम पहले भी क्या लिख देंगे? आर प्रोपोर्शनल टू ए। पहला होता है आर प्रोपोर्शनल टू ए, पहली इसकी विशेषता हो जाएगी। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं। तो दूसरी विशेषता में क्या करेंगे? अभिक्रिया का दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक यहाँ पे कितना होगा भाई? वही मात्रक होगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। मात्रक वही है, मोल प्रति लीटर सेकेंड, या फिर इसी को हम लिखते हैं मोल लीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर -1। मोल लीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1। और तीसरी इसकी जब पॉइंट हो जाएगी, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे जो वेग स्थिरांक है, यहाँ पे जो वेग स्थिरांक उसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक का मात्रक के का मात्रक क्या है? यहाँ पे इस बार सेकेंड इनवर्स है। क्या है? सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, और चौथी इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? इसकी चौथी विशेषता है कि भाई केटी बराबर, चौथी विशेषता क्या है? केटी बराबर कितना आ गया है? 2.303 इंटू लॉग A0/A आया है। ये चौथी विशेषता हो जाएगी इसकी। अब पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी? इसका टी हाफ अर्धायुकाल कितना आया? तो इसका अर्धायुकाल आया है 2 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दें, डायरेक्ट वैल्यू लिखें 0.693/K आया है। ठीक है भाई, चलो। जिनके बुक में नहीं मिला वो एनसीईआरटी की किताब खोजें, एनसीईआरटी की किताब खोलें, उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, जो भी साइड सब में तो दिया है, कोई ऐसी बुक नहीं, सब बुक में दिया है। ठीक है ना, हमने भी देखा है, सारी बुकों को देखा। ठीक है, चलो भाई। तो इसके ये 5 पॉइंट है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये विशेषताएं हैं इनकी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हो भाई? जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें क्या दिख रहा है कि जो अर्धायु काल है उसमें कोई भी सांद्रता नहीं है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये इसका अर्धायु काल है, ये इसका क्या है? अर्धायु काल है। और इस अर्धायु काल में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी सांद्रता नहीं है। कहने का मतलब है इसमें हाँ रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे देखिए कोई सांद्रता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो इसी को नोट में लिखते हैं। नोट में लिखना है क्योंकि जो अभिक्रिया का यहाँ पे अर्धायु काल है वो अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं है। हाँ एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 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 अर्धायु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र, अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। बात समझ में आ रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ 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 जरूर जरूर, ठीक है आगे चलते हैं। थोड़ा ध्यान दो। ध्यान दो भाई, अगर हम कहें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है वह यन अर्धायु काल में पूरी हो रही, कितने में? यन अर्धायु काल, मतलब यन टाइम्स अर्धायु काल उसका आ रहा है, तब क्या होगा? तब इसके लिए कैसा समीकरण लेंगे? इस पर न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हम करेंगे, ठीक है। आप लोग को डाउट नंबर दिया गया होगा ना, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहली चीज ध्यान दीजिए, नोट में आपको क्या लिखना है कि अगर यन अर्धायु काल हो जाए, अगर क्या हो जाए भाई? यन अर्धायु काल हो जाए। कहने का मतलब है कि यन अर्धायु काल के पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा पूछी जाए, ठीक है। आपसे कही जाए कि यन अर्धायु काल, यन अर्धायु काल के पश्चात, यन अर्धायु काल के पश्चात शेष मात्रा, यन अर्धायु काल के पश्चात शेष मात्रा पूछी जाए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यन अर्धायु काल के पश्चात शेष मात्रा पूछी जाए कि जो अभिक्रिया में बची शेष मात्रा है
जो अभिक्रिया की जो सांद्रता कितनी बची होगी उसको पूछी जाए तो क्या करोगे? ठीक है, अभी क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए ध्यान दें, यन अर्धायु काल के पश्चात शेष मात्रा आपसे पूछी जाए तो क्या करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे यदि, क्या लिखोगे भाई? यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0, प्रारंभिक सांद्रता R0 हो तो यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 हो तो, बात समझ में आ रहा? हाँ, R0 हो तो हमने क्या मान लिया है? इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है यह हमने मान लिया कि R0 है। कितना जीरो है? R0। ठीक है, अब हम कहें एक अर्धायु काल में शेष बची मात्रा, पहले एक के लिए निकालें। ठीक है, हाँ, आप लोग 9 बजे कॉल कर, 9:20 पे कॉल करिएगा, 9:20 के बाद तो हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा? 9:20 के बाद कॉल करोगे तो हम आपका रिसीव कर लेंगे। चलो, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान ली? R0 मान ली है। ठीक है, कितनी मान ली भाई? R0। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक अर्धायु काल, हमसे क्या पूछा जाए भाई? एक अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता, एक अर्ध आयु काल के पश्चात, एक अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता, क्या पूछ ले भाई? क्या पूछी जाए? एक अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता पूछे तो देखो भाई, शेष सांद्रता कितनी होगी? तो पहली चीज हमने बताया कि जो अर्धायु काल है, वो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधी। हमने क्या बताया कि यदि T0 पे सांद्रता R0 है तो अर्धायु काल मतलब आधा समय बाद कितना होगा? उसी का आधा होगा। तो देखो, प्रारंभिक सांद्रता R0 है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0 है, तो एक अर्धायु काल में एक आधा ना बचेगा भैया, इसी का आधा बचेगा। क्या बचेगा? इसी का आधा बचेगा। बात समझ में आ रही है? इसी की आधी सांद्रता बच जाएगी। अब हमसे पूछा जाए कि दो अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता, क्या पूछी जाए भाई? दो अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? दो अर्धायु काल के बाद पूछा जा रहा है तो देखो, दो अर्धायु काल मतलब क्या? 1/2 का भी आधा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ये R0 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? 1/4 हो जाएगा, R0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि तीन अर्धायु काल के लिए पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 1/8 R0 हो जाएगा।
ठीक है भाई। तो अगर 3 अर्धायु काल के लिए पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/8 R0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसी प्रकार आपसे क्या पूछ लिया जाए भाई, यन टाइम से पूछ लिया जाए, कितनी बार, यन बार पूछ लिया जाए, मतलब आपसे पूछ लिया जाए यन अर्धायु काल, यन अर्ध आयु का क्या पूछ लिया जाए, यन अर्धायु काल के पश्चात से सांता, अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता। आप लोग क्या करोगे, 1/2n, 1/2n तो क्या हो जाएगा, 1/2n अब प्रारंभिक सांद्रता इंटू प्रारंभिक सांद्रता R0, यह हो जाएगा यन टाइम से। जैसे पूछ दिया जाए कि 10 अर्धायु काल के पश्चात, जैसे देखो ना एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो क्या पूछ दिया जाए, 10 अर्धायु काल, कितने टाइम्स पूछा जाए, 10 अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता, कितने के पश्चात पूछी जाए भाई, 10 अर्धायु काल के पश्चात शेष सांद्रता पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2n है ना, तो 1/n के स्थान पे 10 रख दो, ये R0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/20 और यह R0। बात समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। पढ़ लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, कभी 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 क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर के यहाँ से। ठीक है, मेन आपको इंपॉर्टेंट में क्या पढ़ना है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके सिलेबस में भी है, वही से आने के क्वेश्चन के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है देखो, तो हमने क्या बताया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, हमने बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर व अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है? जो अभिक्रिया की दर व अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। और प्रथम कोटि में बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के 2 सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे क्या बोलेंगे भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 2 घातों पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर
अभिकारक के सांद्रता के 2 घातों पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके लिए क्या होगा, 2a इक्वल टू उत्पाद, 2a इक्वल टू उत्पाद, 2a इक्वल टू उत्पाद होगा। ठीक है, तो यहां पर अभिक्रिया का दर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर की बात करेंगे। तो अभिक्रिया की दर का होगा R प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2। क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर के लिए बात करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू a के पावर कितना हो जाएगा भाई? 2। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो k a के पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है भाई, चलो भाई थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं भाई। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल एक और लेते हैं, a प्लस बी हो इक्वल टू उत्पाद हो, a प्लस बी हो और क्या हो भाई? उत्पाद हो। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो? उत्पाद हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यहाँ पे कितना हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a पावर 1 इंटू b पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 1 है तो पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा? k इंटू a इंटू b मिलेगा। देखो इसका घात और इसका घात मिला के 2 घात, लेकिन इन दोनों का घात मिला कितना होगा? 2 घात हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बोले तो यहाँ से कोटि कितना मिल रहा है? यहाँ पे कोटि कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कोटि कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब हम सिंपली बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी होगी? 2 होगी। मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 2, शून्य कोटि में अभिक्रिया कोटि 0, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो कोटि होगा वो 1 होता है। ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं, इस प्रकार 3 के लिए 6। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुछ क्या क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए समीकरण के लिए देखो, जैसे हम लोग ले CH3COO, CH3COO, C2H5, क्या ले ले भाई? CH3COO, C2H5 और प्लस NaOH, प्लस क्या ले ले भाई? NaOH। देखो इन दोनों का रिएक्शन आपस में कराओ, इन दोनों का रिएक्शन, तो ध्यान दो यह क्या है? कोई एस्टर, ठीक है, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। यह किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? यह CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस का एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH। तो देखो इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है दोनों सांद्रताओं पर निर्भर करता है।
इसमें जो अभिक्रिया का वेग है यह दोनों सांद्रताओं पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वह दोनों सांद्रताओं पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखो, C2H4 प्लस का C2H4 प्लस का H2 है ना, यह क्या बना लगा C2H4 प्लस का H2। भाई इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यह पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं। पैलेडियम में क्या उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो देखो C2H6 हो जाता है, ये क्या हो जाता है C2H6। एक्चुअली देखो होता क्या है, C डबल बॉन्ड C और H और यहाँ पे H, ठीक है ना। पैलेडियम की उपस्थिति में यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हाइड्रोजन आगे जुड़ जाता है, यह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से एल्केन बनता है, एल्कीन से क्या बनता है, एल्केन बनता है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे जो हमने एल्कीन लिया, इन दोनों के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल, जैसे देखो 2O3 2O3 2O3, यह क्या ओजोन है, यह क्या है, यह ओजोन है। O3 क्या होता है, ओजोन होता है, यह ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा 3O2 में। तो ध्यान दो, यहाँ ओजोन का 2 अणु है, ओजोन का कितना अणु है, 2 अणु है। तो जब अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे, इसका 2 अणु है, जब हम अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके घात में कितना चला जाएगा, इसके घात में 2 चला जाएगा, इसके घात में कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखो अगला, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण की। समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं समाकलित वेग समीकरण की। वास्तव में समाकलित द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कराएंगे, डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछा जाएगा तो बता देना। तो इसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण आता है, k बराबर 2.303 अपॉन t a माइनस बी लिखते हैं, a माइनस बी, और लॉग b बाई a माइनस एक्स अपान b माइनस एक्स, लॉग या a माइनस एक्स अपान b माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके लिए समाकलित वेग समीकरण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको शॉर्ट में बस इक्वेशन देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना कि ये कैसे होता है। आप कहेंगे यदि समीकरण, क्या बोलेंगे भाई, यदि समीकरण हम कोई मान ले, जैसे a प्लस बी मान लेते हैं, समीकरण a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद बन रहा है। जैसे हमने कोई समीकरण मान लिया कि a प्लस बी कोई उत्पाद बन रहा है, a प्लस बी से क्या हो रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है। ये कोई हमने क्या मान लिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मान ली, ठीक है ना। तो a और b है क्या, हमने यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b माना क्या है। तो जो स्मॉल a और स्मॉल b है ना, वो कैपिटल A और कैपिटल B अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या बोलेंगे, स्मॉल a स्मॉल b क्या है, कैपिटल A व कैपिटल B की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता है। याद है हमने यहाँ पे, वहां पे हमने A0 माना था, वहां पे क्या माना, A0 माना था। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी है क्या, A और B की प्रारंभिक सांद्रता है, कैपिटल A और कैपिटल B की क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। बात समझ में आ रहा है? और A माइनस एक्स क्या है, A माइनस एक्स क्या है, B माइनस एक्स क्या है,
तो कहेंगे टी समय के पश्चात सांद्रता है क्या आया, तो कहेंगे टी समय के पश्चात, टी समय के पश्चात सांद्रता है, मतलब अभिक्रिया टी समय तक पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद की बची सांद्रता a माइनस एक्स और b माइनस एक्स है। बात समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, हो गया। चलो आगे देखो, तो हम बात कर लेते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मात्रक भाई, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस एन, क्या लेंगे, मोल प्रति लीटर के पावर n माइनस 1 माइनस एन इंटू सेकेंड के पावर -1। ठीक है, अब देखो यन क्या है, कोटि होगा, अगर 2 कोटि का रहेगा तो 2 से भाग दे देंगे, अगर 1 कोटि का रहेगा तो 1 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जहां कहेंगे, जहां यन बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, मोल प्रति लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, सबके लिए मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, तो एन बराबर 2 रखोगे द्वितीय कोटि के लिए, 1 रखोगे 1 कोटि के लिए, 0 रखोगे 0 कोटि के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, कल वाले क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल के क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो देखो, अब ध्यान दे दो, कुछ बातें हैं, जैसे डाउट नंबर क्या है, डाउट नंबर सब लोग पूछता है ना, डाउट नंबर क्या है, डाउट नंबर है 85 43 00 4939, यह डाउट नंबर है भाई। ठीक है, 85 43 00 4939, ठीक है, यह डाउट नंबर है। अगर हमसे बात करना हो तो आप 9:30 बजे के बाद कॉल करोगे तो हमसे बात हो पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो ये डाउट नंबर है 85 43 00 4939, मतलब 8543004939। ठीक है ना, आप इस पर कॉल कर सकते हो, अगर 9:30 बजे के बाद करोगे तो हम इस कॉल को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, तो मिलते हैं।